नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन राजस्थान भूगोल को थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए एक नए टॉपिक के अंदर एंटर कर रहे हैं। यानी कि अभी तक अपन ने जो है बहुत अच्छी तरीके से राजस्थान का सारा परिचय, सारे नाम, उपनाम, संभाग, भौगोलिक प्रदेश जो है, भौतिक प्रदेश, उनका विभाजन और बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ कवर कर लिया है। यानी कि ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ प्रश्न आप लोगों के बनते हैं और जो ज्यादा चेंजेस होते हैं वो चीजें अपन कवर कर चुके हैं। अब अपन बढ़ रहे हैं राजस्थान की जलवायु और जलवायु से आगे वाले टॉपिक, यानी कि जलवायु पढ़ेंगे, फिर अफवाह तंत्र पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे वनस्पति अभ्यारण्य, जनसंख्या वगैरह सब कुछ ही अपन पढ़ेंगे, खनिज, ऊर्जा सारा ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो ये जो क्लास है वो सभी एग्जाम के लिए है, स्पेशली सिर्फ पशु परिचर या इसके लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम के लिए है। तो मैं पूरी डिटेल से ही इसको करवाने वाला हूं। ठीक है। तो जिनके पास में पशु परिचर की पुस्तक है वो भी इन क्लासेस के नोट्स पूरे बनाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मैं एक्स्ट्रा भी आप लोगों को दूंगा। तो ये जो टॉपिक है इनके आप अलग से नोट्स भी बनाए। ठीक है, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए, तो अपन कुछ भी छोड़ने वाले इसमें से नहीं है। ठीक, आगे बात समझ। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान देना कि अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं, जलवायु। जल और वायु अपन अलग अलग नाम कर लेते हैं इसके। ठीक है, कि जल और वायु। अब जैसे कोई आपने देखा होगा मारवाड़ में ज्यादातर होता है, क्या होता है कि जहां पे काम धंधे के लिए लोग बाहर जाते हैं, बिन मारवाड़ी में क्या देशावर जावे। ठीक है, और देशावरों को भाई मतलब पाछो आ जाए जल्दी। ठीक है, काम धंधो सेट कौन कर, तो वो यार पाछो के हवा पानी सूट को नहीं हुआ, क्या वहां के हवा पानी जो है सूट नहीं हुए। तो देखो, हवा और पानी यानी कि वहां की जो जलवायु थी, वहां का जो क्लाइमेट था वो सूट नहीं हुआ। यही चीज है जलवायु। तो ये जो है क्षेत्रों के हिसाब से बदलती है। अब देखो इसमें भी यदि देखें तो मौसम अलग होता है, ऋतु अलग होती है और जलवायु अलग होती है। इन सभी चीजों को अपन को समझते हुए, शब्दावली समझते हुए आगे बढ़ेंगे अपन। निश्चिंत रहो आप, तो हवा पानी आपको अब सूट होने वाले हैं। चलिए देखो, सबसे पहले ये ध्यान दो कि अब इसमें देखो अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें सब कुछ ही पढ़ेंगे अपन। तापमान, आर्द्रता, मानसून तंत्र भी इसके अंदर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, वर्षा कौन सी होती है, कैसे होती है, ज्यादा होती, कम होती है, सब कुछ ही अपन समझते हुए पढ़ेंगे। निश्चिंत रहो, एकदम आराम से, और नोट्स इसके जरूर बना लेना। ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब ध्यान देना, यहाँ पे मौसम शब्द की उत्पत्ति। सबसे पहले ध्यान देना, मौसम शब्द की उत्पत्ति जो है वो मौसिम शब्द से हुई है, और मौसिम है अरबी भाषा का शब्द। अब देखो अरबी भाषा का शब्द है यहाँ पे, इसलिए ध्यान देना है क्योंकि यदि मानसून की खोज किसने की ये भी देखे ना अपन, या मौसम की यदि कहें शब्द किसने दिया, खोज किसने दी, तो अरबी नाविक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? अरबी नाविक, नाव चलाते ना, नाविक। अब ये क्यों? ये होते थे एक तरह के व्यापारी। अरबी नाविक जो है एक तरह के व्यापारी होते थे। ये प्राचीन समय में जो है व्यापार के लिए, जैसे घोड़ों के व्यापारी भी आपने पढ़ रखा होगा किताबों में, ये व्यापार के लिए मतलब अरब देश से और फिर बाकी दूसरे देशों की तरफ जाते थे, तो इनको समुद्री यात्रा करनी पड़ती थी। और समुद्री यात्रा में ये एक चीज फेस करते थे। क्या फेस करते थे कि मतलब हवाएं चल रही है एक दिशा में, और हवाएं एकदम से पलट जाती थी। तो फिर इन्होंने उसका नाम जो है इसका दिया मौसिम। क्यों? क्योंकि हवाओं का एकदम से पलटना अरबी भाषा में मौसिम कहलाता है। तो ये कहते हैं मौसिम, और उसी से बना है अपना फिर मौसम। अब मौसम भी देखना एकदम से बदलता है। अभी धूप है और बादल आ जाएंगे, और हल्की सी बूंदाबांदी हो गई तो मौसम बदल गया एकदम से। तो जब कोई अचानक से बदल जाए उसे कहते हैं, मतलब कहते भी है ना, ऐसे कोई रिश्तेदारी में भी बदल जाया करे तो यूं कहते ऐसे क्या बदलते हो मौसम की तरह। यानी कि मौसम जो है वो कभी भी बदल सकता है, कोई भरोसा नहीं है मौसम का भी। और ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यदि अपन इसका शाब्दिक अर्थ देखें, किसका? इस मौसम का शाब्दिक अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है? हवाओं का अचानक पलटना, या बदलना तो नहीं, पलटना ही लिखना, पलटना सही रहेगा। ठीक है, हवाओं का अचानक पलटना मौसम शब्द का शाब्दिक अर्थ है, और इसी से मौसम बना है। ठीक है। अब देखो मानसून शब्द की खोज किसने की, तो फिर वापस आएगा कि अरबी नाविक तो है ही, लेकिन इसका नाम था हिप्पोलस। ये पूछे नहीं पूछे, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका नाम क्या था? हिप्पोलस। हिप्पोलस ने मानसून शब्द की खोज की है। तो मौसम और मानसून ये चीज है। मानसून तो क्या? वर्षा एक तरीके से,
सीधी भाषा में समझो, मानसून आया यानी कि बारिश आएगी। अब वो कैसे होता है कैसे नहीं, ये सब अगली क्लास में बताऊंगा मैं। आज अपन बहुत सारी चीजें इसकी बेसिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि आप लोगों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने वाला है। कंसेप्ट क्लियर तो फिर टॉपिक क्लियर, ठीक है। देखो अब तीन चीजें, एक तो क्या है मौसम, दूसरा है ऋतु, और तीसरा है जलवायु। अब ये जैसे नंबर लिखे हैं मैंने उसी तरीके से चलेगा, यानी कि मौसम जो है वो छोटा अंतराल है, ऋतु उससे थोड़ा बड़ा अंतराल है, और जलवायु जो है उससे भी बड़ा अंतराल है। अब क्या है यहां पे मौसम में ध्यान रखना है कुछ समय की सम्मिलित दशाएं, क्षेत्रीय दशाएं, यानी कि कुछ समय के लिए जो होती है वो है मौसम, यानी कि उस क्षेत्र की कुछ समय की सम्मिलित दशाएं हैं वो मौसम होती है। अब जैसे मौसम बारिश का हो रहा है तो बारिश का जरूरी थोड़ी है कि 2-4 महीने रह जाए, भाई बारिश है तो बारिश हो रही है, धूप भी आएगी ये आएगी, तो मौसम एकदम से बदल सकता है। यानी कि ये क्या है, ये कभी भी बदल सकता है, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता, मौसम का कोई विश्वास नहीं है, कभी भी बदल सकता है। ऋतु क्या होता है, कुछ माह की, यहां पे क्या ध्यान रखेंगे, ऋतु के अंदर कुछ माह की सम्मिलित दशाएं, क्षेत्रीय दशाएं हैं, ठीक है। यानी कि 2-4 महीने की हो सकती है। अब ऋतुएं आती है, शीत ऋतु, शरद ऋतु, है ना, शिशिर ऋतु, तो ये ऋतुएं, तो ऋतुएं ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो यानी कुछ माह की जो है सम्मिलित दशाएं, तब अपन कहते हैं अब शीत ऋतु आ गई, अब शरद ऋतु आ गई, ठीक है ना, बसंत ऋतु आ गई, तो ये कुछ माह की सम्मिलित दशाएं होती है, वो ऋतु है। अब माह से ज्यादा साल हो रहे हैं तो वो ऋतु नहीं रहेगी, ठीक है, वो मौसम भी नहीं रहेगा। फिर देखो यहां पे क्या आता है जलवायु के अंदर, ये आता है जलवायु में कुछ सालों की सम्मिलित क्षेत्रीय दशाएं, लगभग 30 या 30 से ज्यादा साल हो सकते हैं, तब जाके पता चलता है कि यहाँ जलवायु कैसी रहती है। आमतौर पे इतना मतलब एवरेज निकालने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे आमतौर पे जलवायु रहती कैसी है, ठीक है। जैसे कि अपन राजस्थान के अंदर है तो राजस्थान में जो है उपोष्ण शीतोष्ण जलवायु कहलाती है। आप लोग पढ़ेंगे उष्ण जलवायु भी कहलाती है, लेकिन उष्ण जलवायु केवल वहां कहलाएगी जहां से कर्क रेखा निकल रही है, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर उष्ण, बाकी अपने पाई जाएगी उपोष्ण या शीतोष्ण तरह की जलवायु अपने यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है, मौसम, ऋतु और जलवायु। तो भरोसा किस पे नहीं किया जा सकता, मौसम पे नहीं किया जा सकता। ऋतुएं सबको अच्छी लगती है, 2-3 महीने की भाई बात होती है तो क्या है सबको अच्छी लगती है, और जलवायु तो इसके साथ में सामंजस्य करना ही पड़ता है, और जिसको जल और वायु सूट नहीं होते उन्हें वहां से जो है शिफ्ट होना पड़ता है। अगली बात समझ में, चलिए अब ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। ये क्या चीजें हैं, ये चीजें हैं कंसेप्ट, यानी कि आप लोगों को शब्दावलियां समझनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके आप जलवायु को समझ पाएंगे, और जब इस तरीके से समझ लेंगे तो फिर आप भूल नहीं पाएंगे। अगली बात समझ, चलिए अब देखो राजस्थान की जलवायु, अभी मैंने आप लोगों को बताया राजस्थान की जलवायु पूछते हैं आप लोगों को तो आपको ध्यान रखना है उपोष्ण, ऑब्लिक करके लिखो शीतोष्ण, ऑब्लिक करके लिखना है उष्ण। लेकिन उष्ण में स्पेशल ध्यान रखना है, कहां पे आएगी उष्ण, आप लोगों के डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। और क्यों आएगी वो मैंने कारण आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि यहां से कर्क रेखा जहां से निकल रही है स्पेशली वहां पे उष्ण जलवायु पाई जाएगी, इसके ऊपर की तरफ बाकी जो है उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब देखो आर्द्रता, आर्द्रता क्या होती है, गीलापन, ठीक है। आर्द्र यानी क्या है, गीला होना, तो हवा में मौजूद नमी, ये क्या होती है, हवा में मौजूद नमी। कैसे पता लगता है इस आर्द्रता का, देखो जब बारिश की सीजन आती है, ठीक है, अब बारिश की सीजन आ गई है, बारिश हुई है, ठीक है, उसके बाद में धूप भी है, बारिश नहीं भी हो रही है,
लेकिन घर में देखना पापड़ सेक के रखा हुआ है अपन ने तो वो गीला हो जाता है, नमक भी पड़ा है तो उसमें भी पानी हो जाता है, नमक छिड़कने से आता ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर नमी हो जाती है ना। भले बाहर क्या है, धूप है, लेकिन फिर भी जो है वो मौसम उस समय का ऐसा होता है, वो ऋतु होती है उस समय की ऐसी कि वहां हवा में क्या हो जाती है, नमी, और नमी होने के कारण क्या होता है, ये नमी इसी कारण हवा में मौजूद नमी होती है, इसी को कहा जाता है आर्द्रता। ये थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब थोड़ी सी शब्दावली में फेर आता है, लेकिन ये शब्दावली में फेर आते ही उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आर्द्रता समझ गए आप। ओस क्या होता है, ओस देखो, रात्रि के समय, रात में ही ओस पड़ेगी, ठीक है, दिन में नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिन में क्या होता है कि धूप जो है आर्द्रता को सोख लेती है बाहर में। अब घर में ओस की बूंदें घर में नहीं होती है, बाहर जैसे कि गार्डन है वगैरह, वहां पे पत्तियां वगैरह, वहां पे ओस की बूंदें देखने को मिलती है। अपने मैच देखते हैं ना जैसे, तो देखना कमेंटेटर कहते हैं अब ड्यू आ गई है, वो टायर से चेक करता है घास पे, जब वो टायर चलता है तो वो क्या होती है कि वो नमी जो होती है ना वो पानी की बूंदों में बदल जाती है, तब वो कहलाती है आपके ओस की बूंदे, शबनम कहा जाता है, जिसे उर्दू भाषा में कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं क्या, अरबी में कहते हैं शबनम, ये ओस की बूंदे होती है, ठीक है। अब देखो धुंध और कोहरा, इनमें थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। यदि देखें धुंध और कोहरा, अपन को ऐसा लगता है धुंध हो रही है बाहर, कोई कह देता कोहरा हो रहा है, लेकिन क्या अंतर है देखो। धुंध के अंदर क्या होती है, जल वाष्प, यहां पे आप ये भी कह सकते हो कि जल वाष्प का पानी की बूंदों में बदलना, आर्द्रता कह सकते हो, या फिर इसको इसको और क्या कह सकते हो, जल वाष्प, क्या कह सकते हो, जल वाष्प का पानी की बूंदों में बदलना। अब यहां पे भी वही चीज आती है, जल वाष्प तो आएगी, जल वाष्प प्लस इसके अंदर क्या मिल जाते हैं, धूल के कण, धूल के कण। अब जल वाष्प जो है वो देखना ठंडे इलाकों में ज्यादा होती है, जहां बिल्कुल शुष्क है तो वहां पे तो शुष्कता होगी, तो जल वाष्प आर्द्रता वगैरह होगी नहीं। तो जल वाष्प उन इलाकों में होगी जहां पहाड़ी इलाके वगैरह वहां पे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां आर्द्रता भी होती है तो जल वाष्प होती है वहां। जब उसमें धूल के कण मिल जाते हैं तो ये बदल जाती है धुंध में। इसमें क्या होता है, मतलब विजिबिलिटी कम हो जाती है, देखने की जो आंखों की नॉर्मल देखने की जो दूरी वाली क्षमता है वो कम हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो कोहरा क्या है, कोहरे के अंदर ये तो ध्यान रखना ही है कि जल वाष्प आएगी, जल वाष्प आएगी प्लस धूल के कण भी आएंगे, धूल के कण भी आएंगे, प्लस इसके अंदर क्या मिल जाता है, प्लस इसके अंदर मिल जाता है धुआं। क्या मिलता है, धुआं मिल जाता है इसके अंदर। अब देखना जितने महानगर, बड़ी जो शहर है, ज्यादातर स्पेशली दिल्ली की हालत बहुत खराब है, ठीक है, तो वहां पे ऑड इवन नंबर वाला सिस्टम किया था गाड़ी चलाने के लिए भी। तो यहां पे क्या होता है, जल वाष्प प्लस धूल के कण तो है ही, लेकिन साथ में क्या हो गया, प्रदूषण के कारण मिल गया धुआं, तो यहाँ की स्थिति बहुत भीषण हो जाती, खतरनाक स्थिति हो जाती है यहाँ की, है ना। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें विजिबिलिटी कम होती है, इसमें और भी कम हो जाती है, इसमें विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसमें तो फिर भी थोड़े समय बाद धुंध जो है छट जाती है, कोहरा बहुत मुश्किल से छटता है, इसलिए देखना वहां की ट्रेनें दिल्ली की वगैरह लेट होती है, बहुत सारे कोहरे की वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं, और ये वहां की बहुत जबरदस्त समस्या रहती है, स्पेशली सर्दी के समय, क्योंकि सर्दी के समय नमी ज्यादा होती है। तो ये अंतर होता है धुंध और कोहरे के अंदर। किसका अंतर होता है, धुएं का अंतर होता है ना। धुंध के अंदर सिर्फ ये है तो ये जल्दी से छट जाता है, और ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है धुंध, लेकिन यहाँ पे जल वाष्प, धूल और धूल के कण और धुआं जहां पे मिल जाता है तो फिर वहां पे धुआं धुआं ही हो जाता है, यानी कि वो कोहरा आप लोगों के, जैसे कि यहाँ देखोगे पहाड़ी इलाकों में ये धुंध है, और ये देखोगे महानगर का सीन है, ये कोहरा है, ठीक है, ये कोहरा है, और कोहरा कोहरा मचाता है। ये बात आप खुद भी देख चुके हो और देखते हैं अपन आए दिन टीवी चैनल पे, तो ये ध्यान रखना। अब तुषारपात क्या है, तुषारपात है भैया उसकी बूंदों का बर्फ में बदलना। जब कहते हैं ना पाला पड़ा, ठीक है, पाला पड़ा कहते हैं, तुषारपात हुआ, ये फसलों के लिए बहुत ही
हानिकारक चीज है, नुकसान पहुंचाता है सीधा सीधा। जब ओस की बूंदें जो है वो बर्फ में बदल के बर्फ के रूप में गिरने लग जाती है तो वो कहलाती है आप लोगों के तुषारपात कहलाता है, या फिर इसे पाला पड़ना भी कहते हैं, ये कहते हैं पाला पड़ना। ठीक है, तो ये शब्दावलियां जलवायु से संबंधित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बेसिक चीज है, हो सकता है पूछे भी, कम पूछी जाती है लेकिन हो सकता है पूछे भी, एग्जामिनर किस तरीके से पूछ भी सकता है। ठीक है, अभी विद्यार्थी एक दो कोई कह रहे सर भूगोल में आपने मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं लगवाते, आप भूगोल में सब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरा ही। मैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्लास में लेके ही नहीं आता। ठीक है, सारा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और किसी को ये लगे कि इतना याद कैसे होगा, तो बता दूं कि 8 से 10 लाख फॉर्म आते हैं, सीटें निकलती है 5-7 हजार, 5-7 हजार मिल ही जाएंगे याद करने वाले, 100% मिलते हैं। ये आपका वहम होगा कि हमें याद नहीं हो रहा तो किसी को नहीं होगा, ये सिर्फ वहम भ्रम है। याद करने के लिए आपको शांति काल का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके याद होगा, और जितना याद करोगे उतना आप लोगों के फायदा है। ठीक है, आगे बात समझ? ठीक है, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब चीजें जो है थोड़ी सी अपन, वैसे इसमें पूछने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, मैं जहां कम रहते हैं वो भी बता दूंगा। ज्यादातर ये पूछते हैं तापमान कहाँ ज्यादा कहाँ कम वाला पूछ लेते हैं, तो तापमान और आर्द्रता वगैरह ये पढ़ते हैं अपन। ठीक है, अब तापमान मापने का यंत्र मैं बता रहा हूं लेकिन पूछा नहीं जाता, साइंस वाले कोई सवाल आते हैं तो उसमें पूछ ले। अब देखो, तापमान मापने का यंत्र क्या होता है, इसको कहा जाता है थर्मामीटर। सबको पता है, सबको पता है। ये बेसिक चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएगी, और लिख के रख लेना इनको। ठीक है, इनको लिख के रख लेना। सर्वाधिक गर्म जिला राजस्थान का कौन सा है? सबसे गर्म जिला, गर्म जिले का मतलब है कि वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है और जल्दी से बढ़ती है। ठीक है, तो गर्म जिला है सबसे चूरू। कौन सा जिला है? चूरू है। लेकिन आप देखोगे सबसे ठंडा जिला भी यही है, चूरू है। क्यों है? क्यों? यहाँ पे तापमान गिरेगा भी जल्दी। क्यों है? क्योंकि यहाँ क्या होता है, जमीन के नीचे चूने की परत पाई जाती है। शेखावाटी में अपन पढ़ते हैं ना, चूने की परत होती है, और वहां पाए जाने वाले जो कुएं होते हैं वो जोहड़ कहलाते हैं। तो चूने की परत होने के कारण क्या होता है कि अपने गर्म भी जल्दी होता है यहाँ का माहौल, और ठंडा भी जल्दी होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सबसे गर्म जिले में पूछे तब भी चूरू है और सबसे ठंडा भी चूरू है। आप कोई ऐसे मत कहना गुरु जी गर्म हुआ तो ठंडा कैसे, क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। ओके जन काली बात करे चैट बॉक्स में ध्यान दे पहला, और भी बाद में वही चीज कमेंट गुरु जी ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ, तो भाई जी थार खातिर तो मैं तो पूरा पढ़ा रही हूँ, बिंगे बाद भी थे पूछो, एक एक चीज समझाता हूँ ना वही चीज पूछते हैं। और वो पूछने वाले मेरे को 100% पता है कि वो है ना चैट बॉक्स में ध्यान रहता है उनका, और जो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं 1% पूछने की जरूरत नहीं है। मैं हर चीज क्लियर करके, मुझे भी पता है कि मेरे प्रत्यक्ष आप लोग नहीं बैठे हो तो आप लोगों के क्या डाउट्स रहते हैं, क्या होता है। इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, इतने सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, सब चीजें जानता हूं मैं, और मैं बताता भी हूं। लेकिन ध्यान आप लोगों को देना है। देखो कमेंट में फिर बाद में भले कितने कमेंट कर दो, फिर समझाई हुई चीज का वापस जवाब नहीं दूंगा, फिर उसको देखकर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझाता हूं सारी चीज। अब गर्म क्यों है ठंडा क्यों है मैंने बता दिया। ठीक है, चूरू, यहां पे भी क्या है, चूरू। ठीक है, चूने की परत पाई जाती है, वापस से कह रहा हूं। ठीक, सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा होता है? देखो जेठ महीने री गर्मी थे हुणी ओढ़ो हुई। ठीक है, मारवाड़ी में क्या है, जेठ महीनों, और ये जो गर्मी होती है वो जून की होती है। जून में मतलब अब जैसे मई चल रहा है, अब जून आएगा ना देख लेना, ऐसे नहीं है गर्मी। अब तो बहुत ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ गई है, तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि भाई साहब नमो नमो है। सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है? तो देखो सर्वाधिक, वैसे सर्दी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, अपन देखें नवंबर से अब होती है, अक्टूबर तक तो अब होती नहीं, नवंबर से अब सर्दी थोड़ी पड़ने लग जाती है। दिसंबर और जनवरी में जाके तो भाई साहब कोकड़ी जमा देती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे ठंडा महीना जनवरी। सबसे ठंडा कौन सा है? जनवरी। सर्वाधिक गर्म स्थान, अब देखो जिला पूरा पूछे तो चूरू है, सर्वाधिक गर्म स्थान पूछे आप लोगों को, अब मैं यहाँ पे जो नाम लिखूंगा वो जिले का भी नाम है, लेकिन सर्वाधिक गर्म स्थान की बात कर रहा हूं। सर्वाधिक गर्म स्थान जो है, स्थान की जगह स्थल भी लिखा मिल सकता है आपको, वो है फलोदी। अब कोई पूछते है फलोदी कहाँ है, तो फलोदी जिले के अंदर ही है। पहले जोधपुर में आता था, अब फलोदी खुद जिला बनाया तो फलोदी के अंदर ही है, लेकिन स्पेशल जो फलोदी क्षेत्र है ना उसकी बात हो रही है। सबसे गर्म स्थल फलोदी। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू किस कारण है सबसे ठंडा? ऊंचाई के कारण। किस कारण है? ऊंचाई के कारण सबसे ठंडा है। लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री तापमान गिरता है। कितना गिरता है? 1 डिग्री तापमान गिरता है।
तो यहाँ पे माउंट आबू जाओगे ना, लगभग 8 से 9 डिग्री तापमान तो नॉर्मली आपको कम मिलेगा बाकी अपने एरिया से, राजस्थान के बाकी क्षेत्रों से कम मिलेगा। ऊंचाई के कारण सबसे ठंडा स्थान रहता है। यदि स्थान में सबसे ज्यादा वर्षा देखोगे तो भी माउंट आबू के अंदर है। तो सबसे ठंडा स्थान रहने के कारण माउंट आबू को राजस्थान का बरखुयांश कहा जाता है। बरखुयांश वैसे है रसिया के अंदर, ठीक है, रसिया के अंदर है, वो सबसे ठंडा स्थान है विश्व में देखोगे तो। और यहाँ पे सबसे ठंडा स्थान इसको यदि कहें अपन, राजस्थान का क्या कहा जाता है, बरखुयांश। अब देखो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर का ताप का अंतर होता है, यानी कि गर्म भी हो रहा है ठंडा भी हो रहा है, तो बताओ क्या आएगा इसके अंदर वार्षिक तापांतर के अंदर, यहाँ पे आएगा चूरू। वार्षिक तापांतर में क्या आएगा, चूरू। तो सबसे कम वार्षिक तापांतर, तो यहां पे देखो सबसे कम वार्षिक तापांतर। अब देखो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि जहां से कर्क रेखा निकलेगी वहां पे जो है उष्ण रहता है, ज्यादातर जो है मौसम कैसा रहता है, उष्ण जलवायु रहती है। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों के डूंगरपुर। अब कई जने कहेंगे कि सर बांसवाड़ा में क्यों नहीं, कि सबसे कम वार्षिक तापांतर यानी ताप का अंतर जो है कम रहता है, तो बांसवाड़ा के अंदर क्यों नहीं, बांसवाड़ा के तो बीच में से निकलती है बिल्कुल कर्क रेखा। तो आप देखना बांसवाड़ा को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। और चेरापूंजी कहा जाता है किस कारण, कि वहां पे वर्षा ज्यादा होती है। वैसे देखें झालावाड़ के अंदर होती है वर्षा सबसे ज्यादा राजस्थान की, लेकिन बांसवाड़ा के अंदर भी दूसरे नंबर पे देखो तो बांसवाड़ा के अंदर होती है। तो बांसवाड़ा के अंदर भी वर्षा ज्यादा होने के कारण वार्षिक तापांतर यदि देखें तो डूंगरपुर के अंदर है। दैनिक तापांतर भी डूंगरपुर में ही आएगा, मतलब कम, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक दैनिक तापांतर, इसमें चूरू नहीं आएगा, दैनिक यानी कि दिन का, इसमें आएगा आप लोगों के जैसलमेर। हाँ, अब कोई ये मत कहना कि जैसलमेर में दिन में जब हो रहा है तो वर्ष का भी माना जाएगा, नहीं, वर्ष की वार्षिक वाली काउंटिंग अलग होती है, वार्षिक वाले अलग तरीके से देखते हैं। और यहाँ पे जो दिन का तापमान है इसका मतलब है कि दिन में तो एकदम से गर्म, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, रात में बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, ये चीज है। और यहाँ पे देखो तो समय के अनुसार वर्ष भर के वो उसको देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे दिन और रात का ही देखा जाता है। तो यहाँ क्या होती है, रेतीली मिट्टी है, ठीक है, रेतीली मिट्टी है, जो चूना मिट्टी भी कहते हैं। ये जो है बहुत जल्दी तो होती है गर्म और बहुत जल्दी ही होती है ठंडी। तो इसलिए सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सबसे ज्यादा ताप का अंतर दैनिक कहां रहता है, वो जैसलमेर के अंदर रहता है। और सबसे कम दैनिक तापांतर ये फिर से डूंगरपुर ही जाएगा, इसमें क्या है, डूंगरपुर ही आएगा, डूंगरपुर। अब देखो औसत वार्षिक तापमान, औसत वार्षिक तापमान अपने यहाँ का एवरेज सभी जगह का मिलाकर देखा जाए तो औसत वार्षिक तापमान जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, 38 डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ। तो ये चीजें देखो, मैं लिखवाने को तो आपको डायरेक्ट लिखा हुआ किताबों में मिलता ही है, लेकिन ये चीजें समझनी जरूरी है। ये क्यों है, ये चीजें मैंने आप लोगों को अब बता दी है, ठीक है। अब ले लो आप स्क्रीनशॉट। और देखो पशु परिचर वाली जो जिसके पास बुक है वो भी नोट करना, उसमें ये चीजें नहीं है, उसमें सीधी मैंने आप लोगों को जलवायु वर्गीकरण और जलवायु का बाकी सारा चीज डायरेक्ट दिया है। क्योंकि तो हर एग्जाम की जो है अलग लेखनी होती है, हर एग्जाम में एक जैसी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ये जो है सभी एग्जाम के लिए सम्मिलित बैच है, ठीक है। इसलिए ये चीजें आप लोगों को नोट कर लेनी है, मैं साथ साथ बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, जिसके पास वन लाइनर पुरानी वाली भी है ना अगर, तो उनको तो ये चीज वन लाइनर में तो दी थी मैंने, लेकिन वन लाइनर अपडेट होके आएगी और अपडेट होने में समय लगेगा कम से कम 2 से 3 महीने, ठीक है, वन लाइनर। हाँ, लेकिन आप लोगों को भूगोल की किताब जो है बहुत जल्द हम दे देंगे, और देंगे ऐसी जिसमें आप लोगों के दिल मान सब खुश हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं अपन आर्द्रता, राजस्थान में आर्द्रता। अब आर्द्रता मापने का भी एक यंत्र होता है जिसको कहा जाता है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है। अब सर्वाधिक आर्द्र जिला, यानी कि जहां पे वर्षा ज्यादा होगी वह सर्वाधिक आर्द्र जिला होगा, तो इसके अंदर आएगा झालावाड़। क्या आएगा इसके अंदर, झालावाड़। अब देखो न्यूनतम आर्द्र जिला, यानी कि वहां पे शुष्कता अधिक होगी, शुष्क ज्यादा है माहौल, तो वो हो जाएगा कैसा, न्यूनतम आर्द्र जिला। तो यहां पे आएगा आप लोगों के फलोदी, क्योंकि फलोदी अब जिला बन चुका है। यहाँ पे आर्द्रता कम है तो शुष्क स्थल भी इसके अंदर आता है, तो फलोदी जो है न्यूनतम आर्द्र जिले के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर, पहले अपने क्या आता था इसके अंदर, पता है, पहले इसके अंदर आता था जैसलमेर, लेकिन फलोदी खुद अलग से जिला बन चुका है, इसलिए अब फलोदी आएगा, ठीक है। पहले जैसलमेर ही पढ़ते थे। ऐसा करो आप ऑब्लिक करके जैसलमेर लिख लो, क्योंकि हो सकता है जब तक ऑफिशियल डेटा आए उसमें तो इन दोनों में से कोई निकाल कर
भाई दे दे भूगोलवेत्ता। अपने को दोनों ध्यान में रखना है, पहले जैसलमेर पढ़ते थे, अब मेरे अनुसार फलोदी होगा, लेकिन आप दोनों चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। ऑब्लिक करके पढ़ो, आप लोगों की समस्या नहीं आएगी। ये मत पूछना कि सर दोनों आए तो क्या होगा, दोनों नहीं आएंगे। दोनों आए तो ज्यादा से ज्यादा फिर क्या और क्या हो सकता है, तो फिर डिलीट होगा और तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि वर्तमान दशा को देखते हुए तो यही चीज पढ़नी है अपने को। सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, फिर से सर्वाधिक आर्द्र स्थान के अंदर आप लोगों के माउंट आबू आएगा, ठीक है। और न्यूनतम आर्द्र स्थान या न्यूनतम आर्द्र स्थल भी कह सकते हो, तो फिर से फलोदी ही आएगा। कौन सा आएगा, फलोदी। अब देखो सर्वाधिक आर्द्र महीना यानी कि आर्द्रता किस महीने में ज्यादा होती है, तो देखोगे आप तो लगभग जो है मानसून का प्रवेश तो जून में ही हो जाता है, लेकिन आप देखोगे तो जुलाई में वर्षा होती है, फिर जुलाई में होती है, और अगस्त में तो धमाकेदार होती है, यानी जुलाई से भी ज्यादा वर्षा अगस्त में होती है। तो यहाँ पे सर्वाधिक आर्द्र महीना जो है वो आप लोगों के अगस्त आएगा। क्या आएगा, अगस्त। और न्यूनतम आर्द्र महीना यानी आर्द्रता बिल्कुल कम होती है, तो देखो सर्दी का माहौल होता है ना, वहां तो फिर भी आर्द्रता जो है होती है, लेकिन धीरे धीरे आप देखो अप्रैल के महीने में ना सर्वाधिक न्यूनतम आर्द्रता होती है, अप्रैल माह में। अब क्यों कि सर मई या जून में क्यों नहीं होती आर्द्रता सबसे ज्यादा, क्योंकि मई या जून में भी आप देखोगे तो हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी या मौसम परिवर्तन होने लग जाता है, इसलिए अप्रैल महीना ऐसा होता है जिसमें सबसे कम आर्द्रता देखी जाती है। क्या, न्यूनतम आर्द्र महीना अप्रैल। अब देखो सर्वाधिक आर्द्र संभाग, इसमें पुराने डेटा के अनुसार बदला ही नहीं है, सर्वाधिक आर्द्र संभाग आप लोगों के कोटा ही है। किस कारण है, नदियों के कारण। किस कारण, नदियों के कारण, ठीक है। न्यूनतम आर्द्र संभाग कौन सा है, न्यूनतम आर्द्र संभाग आप लोगों के जोधपुर आएगा। कौन सा आएगा, जोधपुर। क्यों आएगा, क्योंकि जैसलमेर किसमें है, इसके अंदर, फलोदी किसमें है, इसके अंदर। तो न्यूनतम आर्द्र संभाग। सर्वाधिक आर्द्रता का समय दिन में 24 घंटे में देखें तो सर्वाधिक आर्द्रता किस समय होती है, वो होती है सुबह के 5 बजे। सुबह 5 बजे। और न्यूनतम आर्द्रता समय कि जब आर्द्रता कम होगी यानी कि शुष्कपन ज्यादा होगा, वो होती है दोपहर 3 बजे। दोपहर 3 बजे। अब देखो यहां पे क्या देखा है, शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्र जिला यानी कि सर्दियों के अंदर सबसे ज्यादा आर्द्र जिला कौन सा होता है, तो वो होता है भैया आप लोगों के श्री गंगानगर। श्री गंगानगर क्यों होता है वो भी सुनो। एक तो क्या होती है, यहाँ पे नहरें हैं, ठीक है, तो नहरें चलती है, और शीतकाल में देखो आप लोगों को पता है कि रबी की फसलें वगैरह होती है, तो उसके हिसाब से भी नहरें बढ़िया चलती है। दूसरा सबसे मुख्य जो कारण है कि शीतकालीन वर्षा यानी कि जो मावठ होती है ना राजस्थान में, वो राजस्थान के उत्तरी जिलों को प्रभावित करती है, यानी कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ ये प्रभावित करती है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होता है श्री गंगानगर। इसलिए शीतकाल में सर्वाधिक आर्द्र जिला पूछे तो शीतकालीन वर्षा के कारण श्री गंगानगर है। आगे बात समझ। अब ले स्क्रीनशॉट। अब ये किसी ने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है ना, अब जो सिर्फ देखना आएंगे कि हाँ ये आंकड़े लिखा दिए तो ये फिर ऐसे पढ़ लो, और जिसने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है वो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए हैं, ठीक है। अब देखो, अब जलवायु का अपन वर्गीकरण देखते हैं। जलवायु का सामान्य वर्गीकरण यदि देखें, वैसे तो वर्गीकरण देखें ना तो सामान्य वर्गीकरण ये है, इसके अलावा अपन को कोपेन के अनुसार पढ़ना है, ट्रिवार्ता के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार, इस तरीके से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आज देख लेते हैं अपन सामान्य वर्गीकरण। कल की क्लास में मैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और वो चीजें बताऊंगा, और साथ में जलवायु का ये वर्गीकरण या फिर मानसून तंत्र बता दूंगा। इस तरीके से 2-3 क्लासेस में अपन जलवायु अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अब देखो सामान्य वर्गीकरण देखें तो 5 भागों में बांटा गया है। जिस तरीके से अपन राजस्थान के अपन ने जो देखी है क्या भौतिक प्रदेशों को बांटा था, तो देखो शुष्क, अर्ध शुष्क, फिर अरावली वाला था तो वो उप आर्द्र था, फिर मैदानी भाग आर्द्र था, फिर पठारी भाग देखा अपन ने अति आर्द्र में आ जाता है। तो इसी तरीके से जलवायु का सामान्य वर्गीकरण भी है। अब यहाँ पे एक टास्क मैं आप लोगों को दूंगा, वो टास्क इसलिए देना है मुझे आप लोगों को कि आप लोग थोड़े एक्टिव रहें और आप खुद इन चीजों को जाने, ताकि आगे कुछ चीजें ऐसी आए तो आप उसमें परिवर्तन खुद के स्तर पे कर सकें। वो क्या टास्क है मैं बताता हूं, ठीक है। जो डायरेक्ट ये स्लाइड पे जिले देख रहे हैं उनके लिए ही ये टास्क है। देखो सबसे पहला क्या है, शुष्क जलवायु प्रदेश। अब इसकी क्या खासियत है, औसत वार्षिक वर्षा जो है ना वो 10 से 20 सेंटीमीटर ही होती है। कितनी होती है, 10 से 20 यानी बहुत कम होती है, ठीक है।
तापमान गर्मियों में 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 12 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पे रहता है। इस फैक्ट के अंदर जो है नए जिले बनने से कोई परिवर्तन इन चीजों में नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ की वनस्पति देखोगे तो कैसी होगी, कांटेदार यानी मरुदबिद कहते हैं जिसे, जीरो फाइट्स कहा जाता है। अब देखो आप लोगों के लिए जो टास्क है वो देखना, इसके अंदर कौन से क्षेत्र है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़ का कुछ क्षेत्र ही आएगा जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आ रहा है। अब आप लोगों का जो टास्क है ना वो क्या आएगा देखना, आप लोगों को इसमें नए जिले जो बने हैं जिससे टूटकर बना है उसको साथ में लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप जैसलमेर जाओ, ठीक है, बाड़मेर चले जाओ, बाड़मेर से क्या टूटा है, बालोतरा टूटा है, तो साथ में बालोतरा आप लोगों को लिखना है। ठीक है, बीकानेर में कोई परिवर्तन नहीं है। जोधपुर का पश्चिमी भाग यानी कि इसमें कौन सा आएगा, इसमें आप लोगों के फलोदी आने वाला है। क्या आने वाला है, फलोदी, और जोधपुर ग्रामीण आने वाला है, तो वो आप लोगों को लिखना है। और इसी तरीके से इन सभी जिलों के अंदर आप लोगों को लिख लेना है खुद के स्तर पे। अब कोई गुरु जी मान ध्यान ही को नहीं, तो थान ध्यान को नहीं को मतलब थे जीजीडी रा स्टूडेंट को नहीं हो, जीजीडी रा स्टूडेंट हो कह ही नहीं सकेगा मान ध्यान को नहीं, क्योंकि इतने तरीके से मैंने बताया है इन चीजों को, जितने तरीके से तो किसी मास्टर ने राजस्थान में बताया ही नहीं होगा। कम से कम 8-10 तरीके से नए जिले बता दिया आप लोगों को, टेस्ट सीरीज कह दो, चाहे बुक कह दो, चाहे क्लासेस कह दो, आप सारे के सारे बहुत बार करवाई। तो इसलिए वो स्टूडेंट या तो जीजीडी पर पहले से है नहीं या नए हैं तो आप लोग पहले जिले वाली क्लासेस देख लो, संभाग दर्शन वाली, उसके बाद में करना। ये टास्क आप लोगों को करना है अपने लेवल पे। ठीक है, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क के अंदर देखो क्या होता है, वर्षा की मात्रा बढ़ा दो 20 से 40, पहले 10 से 20 था, अब 20 से 40 कर दो। तापमान गर्मियों में देखो 32 से 36 डिग्री और सर्दियों में 10 से 17 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, वनस्पति कांटेदार झाड़ियां, साथ में थोड़ी सी घास की अधिकता हो जाती है। अब यहाँ पे देखो सीकर, झुंझुनू, चूरू, तो कौन सा सीकर से कौन सा टूटा था, नीम का था ना। नागौर, हनुमानगढ़, नागौर से कौन सा टूटा है, डीडवाना, कुचामन। हनुमानगढ़, जोधपुर, अब जोधपुर की जगह क्या करना है, जोधपुर ग्रामीण करना है। क्या करना है, जोधपुर ग्रामीण करना है। ठीक है, उपाद्र जलवायु यानी कि ये जलवायु होगी अरावली प्रदेश वाली होगी। उपाद्र कौन सी होगी, अरावली प्रदेश वाली। इसमें देखो औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तापमान गर्मियों में 28 से 32 और सर्दियों में 12 से 18। ये चीजें कम पूछी जाती है तापमान के, यहाँ कितना तापमान रहता है, बहुत कम। बाकी की तापमान के अलावा बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, देखो वनस्पति पतझड़ यानी कि स्टेपी वनस्पति भी बोला जाता है इसे। ठीक है, क्षेत्र देखो कौन से हैं, तो जयपुर है तो जयपुर ग्रामीण आएगा भाई, दूदू भी आएगा। ठीक है, नागौर है तो डीडवाना, कुचामन भी आएगा। अब कोई यूं मत कहते हो कि गुरुजी नागौर यहाँ है तो यहाँ भी, क्योंकि ये इन क्षेत्र के अंदर ही पड़ते हैं इसमें, और थोड़ी जलवायु इस वाली, थोड़ी सी इस वाली पाई जाती है। ठीक है, अब पाली से कोई नहीं टूटा है, जालोर से क्या टूटा है, सांचोर टूटा है। ठीक है ना, तो यहां ध्यान रखना। अब देखो आर्द्र जलवायु प्रदेश, औसत वर्षा फिर 20 बढ़ा दो 60 से 80, तापमान गर्मियों में 32 से 36 और सर्दियों में 10 से 17, यहाँ पे भी 10 से 17। अब देखो यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो मिश्रित सघन पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसे, मिश्रित सघन पतझड़ वन यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे स्पेशली मैदानी भाग आएगा पूरी तरीके से, तो देखो मैदान में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, अलवर, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ठीक है, कोटा, बूंदी। अब ये कोटा बूंदी तो भैया इसमें भी जाने चाहिए थे, अति आद्र के अंदर भी जाने चाहिए थे भैया, तो पठारी क्षेत्र के अंदर आ जाते। तो ये जो है यहाँ की ये एक तरीके से संक्रांति प्रदेश पाया जाता है जलवायु के अंदर, जो यहाँ पे सम्मिलित जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ की जलवायु के अंदर भरतपुर, तो भरतपुर के साथ में कौन सा जिला लिखोगे आप, डीग भी लिखना है। धौलपुर आ गया, सवाई माधोपुर और करौली आए तो इनके साथ में कौन सा जिला आएगा, गंगापुर सिटी भी आएगा। ठीक है, टोंक आ गया तो टोंक के साथ में आप लोगों के कौन सा आएगा, यहाँ पे केकड़ी भी लिख लेना। और यहाँ पे ये जो आया ना ये उपाद्र, इसके अंदर अजमेर, यहाँ पे और आपको क्या लिखना है, अजमेर, ब्यावर, ठीक है, केकड़ी, ये भी लिखना है इसके अंदर। ठीक है, ये अब देखो राजसमंद आ गया, इसके अंदर अलवर, अलवर आया तो खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, उदयपुर तो सलुम्बर भी आएगा, और चित्तौड़गढ़। ठीक है, और कोटा बूंदी। इस तरीके से आपको नए जिले आप लोगों को अपने लेवल पे ऐड करने हैं। आज मैं चाहता तो मैं करके देता आप लोगों को, लेकिन कुछ टास्क आप लोगों से करवाने जरूरी है। अति आर्द्र जलवायु यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा आर्द्रता होती है। यह जलवायु सर्वाधिक झालावाड़ जिले में, यदि जिलों के अंदर वर्षा देखो तो सबसे ज्यादा झालावाड़, तो झालावाड़ स्थान में देखोगे तो माउंट आबू, सिरोही,
फिर देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों के अंदर पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु, औसत वर्षा यहाँ 80 से 120 सेंटीमीटर और तापमान गर्मियों में 30 से 38 डिग्री, सर्दियों में 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। यह है सामान्य जलवायु वर्गीकरण। 5 भागों में ये स्पेशली आप लोगों को याद रखना ही है। स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन आडी करके लिया करो और स्क्रीन आडी करके ही पढ़ा करो ताकि आप लोगों को व्यवस्थित दिखे और आप लोग व्यवस्थित तरीके से ध्यान भी दे पाए। यही चीज देखो अब पढ़ते हैं अपन मैप पर। देखो अब यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5, ये भी 5 के अंदर ही है। यही चीज अपन यहां पे लिखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। और यही चीज अपन को वर्गीकरण मैप पे भी, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। अब देखो नंबर 1 वाला कौन सा क्षेत्र है, ये है आप लोगों के शुष्क जलवायु क्षेत्र। कौन सा है? शुष्क जलवायु प्रदेश। अब नंबर 2 पे कौन सा आ रहा है? ये वाला क्षेत्र, यानी कि अरावली की इधर आ गया, शुष्क की इधर आ गया, तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये कैसा आ जाएगा? अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है। नंबर 3 में देखो, नंबर 3 में पूरी की पूरी अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र है। ठीक है, पूरी तरीके से अरावली वाला। तो यहां पे क्या आ जाएगा आप लोगों के? अरावली की कैसी है? उपाद्र, उपाद्र जलवायु। ठीक है। नंबर 4 पे आओ, देखो नंबर 4 पे ये यदि देखोगे मैदानी भाग है, आप देखो डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ वगैरह सब इसके अंदर आ गए ना, नहीं क्या कहते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ वगैरह। तो ये आप लोगों के कैसा आ जाएगा? ये आ जाएगी आप लोगों के आर्द्र जलवायु, यानी कि मैदानी प्रदेश अधिकतर आर्द्र जलवायु। और ये देखो ये डूंगरपुर वाला क्षेत्र आ गया, फिर झालावाड़ स्पेशली सिरोही वाला क्षेत्र वगैरह ये यहां पे आ जाएंगे। ये आएंगे आप लोगों के अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु। तो ये हो गया आप लोगों के भैया सामान्य वर्गीकरण। मैंने सभी तरीके से बता दिया, मैप पे भी बता दिया, आप लोगों को कंसेप्ट के साथ भी बताया, आप लोगों को शब्दावली भी बताई है, सब कुछ बताइए। ठीक है। अब देखो, अब ये पहले तो स्क्रीनशॉट लो आप इसका। अब किसी के मन में अब आए कि जलवायु से सवाल कैसे बनते हैं, तो हमने आप लोगों के लिए ये भी व्यवस्था करवा के रखी है। ये तो सीईटी की टेस्ट सीरीज है, भूगोल की और अलग से दे रखी है, इसमें कॉम्बो भी दिया है और इसमें भूगोल की आप लोगों को अलग से भी दे रखी है। तो वहां पे आप लोग जाकर और देख लेना, नवीनतम भूगोल की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को अभ्यास करो। जितना अभ्यास कर सकते हो उतना ही आप लोग पक्के होगे कि हाँ कैसे प्रश्न आ रहे हैं और हम लोगों को तैयारी कैसे करनी है। इसीलिए ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको लोग अभी से प्रोवाइड करवाई है, ताकि आप हर प्रश्न पे अभ्यास करो, हर टॉपिक के हर प्रश्न को देखो। जितना अभ्यास कर लोगे उतना आप लोगों के मजबूती आती चली जाएगी। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बता देना क्लास कैसी रही। अब कल की क्लास और भी अच्छी होगी, देखते हो आप, हमेशा देखते हो हर क्लास में दिन दिन मेहनत ज्यादा की जा रही है। तो आप लोग जो है कंटिन्यू रहे और साथ साथ जिस दिशा निर्देश को मैं दे रहा हूं उसके अनुसार पढ़ते रहे। बहुत बढ़िया तरीके से आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, ये मान के चलना। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।